नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बालाघाट एक्सप्रेस ने पूरे किए सफलतम 10 वर्ष। केक काटकर रोटरी क्लब ऑफ टाइगर ने दी बधाई। राज्य सरकार ने बढ़ाए पेट्रोल डीजल के दाम, जिले वासियों में दिखा आक्रोश। शनिवार को अलग अलग घटनाओं में 3 की मौत, लालबर्रा, बगदर्रा और बुदबुदा में हुई घटनाएं। नैनपुर और पादरीगंज के बीच दौड़ी ब्रॉडगेज, 5/2020 तक शुरू हो सकती है बालाघाट जबलपुर ब्रॉडगेज। वारासिवनी में लीजधारियों को निर्माण कार्य करने पर रोक, जांच के बाद मिलेगी अनुमति। पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल के आगमन से पूर्व जिले में बांधी एक बार फिर पर्यटन विकास को लेकर उम्मीदें। वारासिवनी के नांदगांव पोटेझरी में तेंदुए की दहशत, 15 दिन से लगातार गांव में देखा जा रहा है तेंदुआ। किसानों की मांग पर जिला प्रशासन ने शुरू किया भटेरा और कुमारी गांव में दोबारा फसल का सर्वे। और बालाघाट इंग्लिश स्कूल की अनोखी पहल, स्कूल में पढ़ना है तो साइकिल से आना होगा। अब समाचार विस्तार से। ग्राम विकास की योजनाओं को आम आदमी तक पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा योजनाएं बनाई गई। इसी की ट्रेनिंग के लिए जिले से मास्टर ट्रेनर्स सिवनी के लिए रवाना हुई। पंचायत समन्वय अधिकारी राजेंद्र मडावी बताते हैं कि ग्राम विकास योजना अंतिम आदमी तक पहुंचाने के लिए 26 आजीविका संचालित करने के लिए इस पूरे प्रोग्राम को तैयार किया है। इसके ट्रेनिंग लेने के बाद 23 सितंबर से जिले के भीतर पंचायत स्तर के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। सिवनी में मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत की विकास योजना के संबंध में, जिसको हम GPDP कहते हैं, उसी की कार्य योजना बनाने की जो ट्रेनिंग हो रही है हम लोगों की मास्टर ट्रेनर्सों की, तो उसी ट्रेनिंग में हम लोग जा रहे हैं। क्या क्या बताया जाएगा सर? इसमें यह है कि अंत्योदय मिशन के अंतर्गत उसका सीधा सा ये अर्थ होता है कि अंत्योदय मतलब समाज में बैठा अंतिम छोर का जो व्यक्ति होता है उस तक विकास की तमाम योजनाएं उस तक कैसे पहुँचें। तो ये 5 लोगों का दल होगा जिसमें हम लोग अभी जिनको ट्रेनिंग देंगे वो ग्राम पंचायत के प्रत्येक गाँव में जाके हमारी जो 26 आजीविका से संबंधित जो सब्जेक्ट्स हैं उन सभी चीज़ों पे, चाहे वो कृषि हो, उद्यानी का हो, और उनके आजीविका को संचालित करने के लिए या विकास योजनाओं से संचालित होने वाले जितनी भी योजनाएं हैं, इन योजनाओं पे आम पब्लिक से वो फीडबैक लेगा, उनकी जानकारियाँ कलेक्ट करेगा और उसको पोर्टल के माध्यम से एक अपनी ग्राम पंचायत की एक योजना बनाते हुए शासन को प्रेषित किया जाएगा। गोंदिया बालाघाट जबलपुर ब्रॉडगेज परियोजना पूरी होने की कड़ी में शनिवार को एक और उपलब्धि जुड़ गई है। नैनपुर से बालाघाट की ओर ब्रॉडगेज के बढ़ते कदम की कड़ी में शनिवार को नैनपुर से पादरीगंज नवनिर्मित ब्रॉडगेज ट्रैक पर इंजन का ट्रायल किया गया। इस दौरान 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड में इंजन स्ट्राइक पर दौड़ा। हालांकि इस विषय पर रेलवे अधिकारियों ने आधिकारिक जानकारी नहीं दी, लेकिन यही बताया कि बहुत जल्द नैनपुर से पादरीगंज और पादरीगंज से लामता तक मालगाड़ी का ट्रायल किया जाएगा। आपको बता दें कि बीते दिनों ही रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने बालाघाट का भ्रमण किया था। इस दौरान उन्होंने इस बात के संकेत भी दिए थे कि मार्च 2020 तक बालाघाट नैनपुर ब्रॉडगेज ट्रेन का काम पूर्ण हो जाएगा और इस ट्रैक पर ट्रेन चलने लगेगी। शनिवार को हुए इस ट्रायल और उसकी सफलता के बाद यही कयास लगाया जा सकता है कि रेलवे इस परियोजना को पूर्ण करने में लगा हुआ है। जिले के भीतर पर्यटन को लेकर असीम संभावनाएं व्याप्त है और बालाघाट मध्य प्रदेश के उन जिलों में शामिल है जो पर्यटन को लेकर सबसे ज्यादा राजस्व शासन को प्रदान करता है। रविवार को एक बार फिर जिले वासियों में पर्यटन उद्योग को लेकर उम्मीदें बन रही है, क्योंकि जिले के पूर्व सांसद और वर्तमान केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का आगमन हो रहा है। पर्यटन के विषय में जब हमने जिला मुख्यालय से लगी हुई कोसमी पंचायत के जनप्रतिनिधि गगन नागपुरी से बात की तो उन्होंने कहा कि उनके गाँव में बंदर झिरिया नामक स्थान है जहाँ पर बहुत बड़ा भूखंड खाली पड़ा हुआ है, जिसे खेल मैदान और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है। हमारी प्रमुख 2 मांगे हैं, एक तो ग्राम कोसमी के लिए और पूरे जिले वासियों की ओर से और कोसमी के युवा साथियों की ओर से हमने 2 मांगे रखी हैं। पहली मांग हमारी है कि ग्राम पंचायत कोसमी में वार्ड नंबर 10 में बंदर झिरिया तालाब है जिसका सौंदर्यीकरण करना है और वहाँ पर काफ़ी बड़ी ज़मीन है जहाँ पर खेल मैदान नहीं है, तो वहाँ पर सुंदर खेल मैदान बने।
ऐसी हमारी ये पहली मांग है। लेकिन हमारी सबसे विशेष मांग, मेरे ख्याल से जिले वासियों को भी यह मांग और सी हम चाह रहे हैं कि करेंगे, पर हमने पहले इस मांग को रखना चाहा लेकिन वह काम पूरा नहीं हो पाया। तो हमारी मांग है जिले के सबसे सुंदर स्थल जहाँ पर जाकर हमारा मन जो है प्रफुल्लित हो उठता है। हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे वहाँ जाकर जन्मदिन मनाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, एक पर्यटन स्थल के रूप में उसको बनाना चाहते हैं। वो है गांगुलपारा डैम जलाशय। गांगुलपारा जलाशय एक ऐसा स्थान है कि जहाँ वन संपदा है, जल है, वन्य प्राणी है, जीव जंतु है। वहाँ पर जिले के भीतर गोंडवाना साम्राज्य का जिला अभिन्न अंग है। आदिवासी संस्कृति के दर्जनों प्रमाण मिलते हैं और उसे संरक्षित रखने के लिए उनके जिलाध्यक्ष पर्यटन मंत्री से काफ़ी उम्मीद भी रखते हैं। एक गोंडवाना जो साम्राज्य यहाँ पे था पुराने समय में, इसका एक अभिन्न अंग है। यहाँ पे एक लांजीगढ़ जो यहाँ की पहला साम्राज्य चलता था, लांजीगढ़ के नाम से चलता था, और राजा हटे सिंह की जो बनाई हुई बावली है वो एक विशेष स्थान रखती है गोंडवाना के पर्यटक में। इन्हें संरक्षित किया जाए और उनका विकास करके इसे बढ़िया पर्यटक स्थल घोषित किया जाए। आज तक जितनी सरकारें आई सभी ने इसकी अनदेखी की है। ऐसे जो ऐतिहासिक विशेष एक समाज के लिए महत्वपूर्ण एक संपत्ति है, इसे संरक्षित करने की जवाबदारी सरकार की है। उसे सिंसियरली ले ताकि समाज को भी अपने गौरव को देखने और दिखाने का एक मौका मिले। सर, कल जैसे केंद्रीय मंत्री जी आ रहे हैं, पर्यटक संस्कृति विभाग के मंत्री जी आ रहे हैं, माननीय प्रहलाद जी आ रहे हैं, उनसे क्या उम्मीद रख रहे हो? उनसे उम्मीद यही रखते हैं कि बालाघाट के जो गोंडवाना का इतिहास है उन्हें अच्छे तरीके से तवज्जो दें और इन्हें संरक्षित करके इसका विकास करें। गांगुलपारा क्षेत्र के जनपद सदस्य भूरू पटेल बताते हैं कि उनके द्वारा लगातार गांगुलपारा जलाशय को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की मांग रखी जा रही है। इस स्थान पर रोजाना दर्जनों लोग पिकनिक मनाने आते हैं, लेकिन व्यवस्थाएं सही नहीं होने के कारण उन्हें परेशानी होती है। हमारे द्वारा ये चौथी या पांचवी बार मांग उठाई जा रही है उसकी, और कंटिन्यू 4-5 साल से चले आ रहा है कि हमारे यहाँ पर गांगुलपारा जो है वो सबसे अच्छा पर्यटक स्थल है, और जहाँ पर हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं वहाँ पर पिकनिक मनाने और अपने बच्चों के साथ घूमने के लिए जाते हैं। और वो नेचुरल जगह है, प्रकृति की एक सुंदर, हमारे बालाघाट की अच्छी जगह है। तो मेरा मानना यह है कि हमारे यहाँ प्रहलाद पटेल जी पहले सांसद रह चुके हैं और पूरे ज़िले को लगभग वो उनके दिमाग में, पूरे ज़िले की तस्वीर उनके दिमाग में है, और उनने तो इतनी बड़ी नर्मदा यात्रा भी की है। तो उनको इस मामले में सबसे ज़्यादा अनुभव है कि पर्यटक स्थल होने से लोगों को क्या फ़ायदा है, उससे कितनी सुंदरता ज़िले की बढ़ती है। तो मेरा उनसे अनुरोध है कि वो भी जो हमारा मुद्दा है गांगुलपारा डैम का और सातनारी जलाशय का, तो उसको इस मुद्दे को देखते हुए और लोगों की मांग को देखते हुए और लोगों की सुविधाओं के लिए वहाँ पर उसको वो अधिकारी लोगों को उसको मार्गदर्शित करें कि उसको चालू करें, और लोगों के लिए पर्यटक स्थल के नाम पे जो इको पर्यटक के नाम पे जो भराशाही कर रहे हैं उसको एक सुचारू रूप से संचालित करने के लिए दिशा निर्देशित करें। क्या अगर जैसे अगर इसका निर्माण हो जाता है पर्यटक स्थल में अगर कहा जाए तो क्या जिले वासियों को इसका लाभ मिलेगा? जिले वाले को सभी का लाभ मिलेगा। हमको उससे यहाँ पर जिले के जो बाहर के लोग आते हैं उनसे भी लाभ मिलेगा, हमारे जिले को लाभ मिलेगा, हमारे क्षेत्र को लाभ मिलेगा, हमारे जिले का नाम जाएगा बाहर, बहुत लाभ मिलेगा इससे। पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष अनिल सोनी बताते हैं कि प्रहलाद सिंह पटेल पूर्व में जिले के सांसद रह चुके हैं, इसलिए वे इस जिले की हर बात को बारीकी से जानते हैं। वह स्वयं जिले में पर्यटन विकास को लेकर नई रणनीति और नए आयाम गढ़ सकते हैं। और बालाघाट जिले में चूँकि पवित्र पावन माँ वैनगंगा नदी यहाँ पर है, तो इनके किसी भी घाट का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इतने श्रद्धालु लोग वैनगंगा के तट पर जाते हैं, लेकिन घाट नहीं रहने से उनको असुविधा होती है। तो हम उनसे भी अपेक्षा करेंगे माँ वैनगंगा के किनारे में एक पर्यटन स्थल घाट के रूप में डेवलप करें, ताकि लोगों की श्रद्धा एवं जो धार्मिक भावना है वहाँ पे जाए तो उनको ऐसा विकसित लगे और माँ वैनगंगा को बालाघाट नगर में एक अच्छा सम्मान मिल सके। और चूँकि वो पूर्व में बालाघाट के हमारे सांसद भी रह चुके हैं, उनका यहाँ के प्रति बहुत लगाव है, तो हम पर्यटन मंत्री से कल मुलाकात करेंगे और उनसे मांग करेंगे कि बालाघाट में पर्यटन की बहुत संभावना है, लेकिन उसके और कोई विकास नहीं किया गया है, तो विशेष रुचि लेके इस क्षेत्र में विकास करें। जैसे कि यहाँ भरवेली मैंगनीज खदान है, मलाशखंड की कॉपर खदान है। यहाँ का जो मैंगनीज भरवेली का जो भिलाई जाता है उसका प्लांट अगर बालाघाट ज़िले में लगता है
तो अनेकों बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा, ऐसी अपेक्षा हम प्रहलाद पटेल जी से करते हैं। जिले में पर्यटन के लिए हमेशा संजीदा रहने वाले युवा पीएफए सदस्य अभय कोचर सीधे मुद्दे की बात करते हैं और बताते हैं कि हमारा जिला जितना राजस्व पर्यटन से मध्य प्रदेश शासन को देता है उतना आसपास का कोई जिला नहीं देता, बावजूद इसके भी कि आज भी पर्यटन को लेकर और अधिक विकास करने की जरूरत है। मैं समझता हूँ मध्य भारत में पर्यटन को लेकर के बालाघाट का एक अपना विशेष स्थान है। जितना राजस्व पर्यटन उद्योग के जरिए बालाघाट सरकार को देता है, आसपास के कोई जिला उतना राजस्व पर्यटन के उद्योग से कमा करके नहीं देता है। तो निश्चित तौर पर बालाघाट में असीम संभावना है। हमारे पास वो चीज़ें हैं जो पर्यटक देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं। एक तो हमारे पास हरे भरे जंगल हैं, जंगल में रहने वाले वन्य जीव हैं और वो जंगल के संरक्षण में मदद करने वाले हमारे वनवासी भाई बहन हैं। तो ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो हम पर्यटकों को दिखा करके पर्यटकों को आकर्षित कर सकते हैं। और हम तो मांग कर ही रहे हैं कि बालाघाट ज़िले को टाइगर ज़िला घोषित किया जाए, बालाघाट को टाइगर कैपिटल बनाया जाए और इसको ध्यान रखते हुए बालाघाट का समुचित विकास किया जाए। हम चाहते हैं हमारी जो वन्य वासियों की सभ्यता है वो पूरी दुनिया देखे, हमारे जंगल पूरी दुनिया देखे और हमारे बागों को तो दुनिया देख ही रही है। तो अगर इसका क्रमिक विकास होता है तो निश्चित तौर पर हम समझते हैं कि बालाघाट विश्व के मानचित्र पर उभर कर सामने आएगा। और हमारी एक अन्य मांग यह भी रहेगी कि जिस तरह से यहाँ पे शांति और सौहार्द का वातावरण है और चारों तरफ हरियाली फैली हुई है, एक बहुत बड़ा बस एसोसिएशन के सचिव श्याम कौशल बताते हैं कि यह बालाघाट जिले का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर प्रदेश और केंद्रीय मंत्री के रहते हुए पर्यटन स्थल का विकास नहीं हुआ। बालाघाट जिले की बोलना चाहिए कि बहुत दुरुस्त स्थिति है, इसलिए कि बालाघाट में 15 साल से एक मंत्री थे, पहले उसके पहले एक और मंत्री थे कांग्रेस के, लेकिन आज तक किसी ने बालाघाट के लिए कुछ भी नहीं सोचा। आज आप बालाघाट में उठा के देखो तो भरवेली माइंस, एक मराजखंड माइंस, एक कटंगझिरी माइंस, ऐसी 4-5 और खदानें हैं। उसके अलावा काना बफर जोन एक आता है, लेकिन वो भी मंडला के अंतर्गत आता है। हमारा मुख्य गेट एक है, उसके अलावा हमारा गांगुलपारा है, नैलेसरा है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो पर्यटक स्थल के अंतर्गत आती है। अगर ये मंत्री चाहें तो क्या नहीं हो सकता बालाघाट जिले से इतनी मट्टी बालाघाट खदान की यहाँ से खनिज बाहर जाता है, जो बालाघाट के लोगों को रोजगार मिलता वो आज नहीं मिल रहा है। सर, जैसे अगर आप ट्रेवल्स से व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, पर्यटक कहाँ के आते हैं? पर्यटक तो बालाघाट में माने चलो विदेशों के भी आते हैं। आज काना में चले वहाँ देखो तो विदेशों के आते हैं। उसी जगह देखा जाए तो आज हमारे लांजी जो जुड़ा हुआ है, लांजी में हमारा कोटेश्वर धाम है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। एक लांजी के बाजू में लगभग 10 किलोमीटर दूर एक बालाजीपुरम करके मंदिर बना है, जो मेरे ख्याल से आज अभी बहुत से लोगों को बालाघाट जिले में मालूम नहीं है। ये मेरे ख्याल से अगर देखने लोग जाएँ तो इतनी तारीफ करेंगे कि हमारा देखो कितना जोरदार मंदिर बना है बालाजीपुरम। पर्यटक स्थल के मामले में बालाघाट में भी कोई भी व्यवस्था नहीं है। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ समस्त बस ऑपरेटरों की ओर से कि बालाघाट को पर्यटक स्थल। बात उठी है तो दूर तक जाएगी और पर्यटन की है तो निश्चित ही जिले के पूर्व सांसद और वर्तमान पर्यटन मंत्री को सोचना पड़ेगा, क्योंकि जिले के भीतर पर्यटन के लिए अपार संभावनाएं हैं। बावजूद इसके जरूरत बस इस चीज की है कि उसे मूर्त रूप दिया जाए, जिससे जिले के युवाओं को रोजगार भी मिले और शासन को राजस्व भी प्राप्त हो। देखना अभी है कि केंद्रीय मंत्री अपने प्रवास के दौरान बालाघाट को सौगात क्या देकर जाते हैं। जिले के वारासोनी वन परिक्षेत्र के अंतर्गत बोटेझरी व नांदगांव से लगे हुए आसपास के कई गांवों में ग्रामीण पिछले कुछ दिनों से दहशत में जी रहे हैं। दरअसल यहां पिछले 15 दिनों से एक मादा तेंदुआ अपने 2 शावकों के साथ विचरण कर रही है। नांदगांव से कुछ दूरी पर स्थित बांस के जंगल में उक्त मादा तेंदुए ने जंगल में चरने गई 2 गायों का शिकार कर लिया, जिसके चलते ग्रामीणों में भारी दहशत बनी हुई। ग्रामीणों ने नांदगांव के आसपास स्थित बांस के जंगल में उक्त गाय को मृत हालत में देखा। वहीं मौके पर तेंदुए के 2 शावक भी दिखाई दिए जो गाय का मांस खा रहे थे। भीड़ देखकर मादा तेंदुआ अपने दोनों शावकों के साथ झाड़ियों में घुसकर गायब हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही वन परिक्षेत्र अधिकारी डीसी वासनिक वन अमले के साथ मौके पर पहुंचे। वन अमले के द्वारा आसपास तेंदुए व उसके शावकों की सर्चिंग कर मौके पर पंचनामा की कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि गिर नस्ल की उक्त मृत गाय की कीमत करीब 60,000 रुपए की है। आज
सुबह लगभग मुझे 8 बजे के आसपास एक फ़ोन आया था, कोई भैरम है ना गोटेझरी के रहने वाले, तो कहे सर मेरे मवेशी को जो गाय है उसको शेर के द्वारा मार दिया गया, मौके पे शेर भी है। तत्पश्चात मैंने अपने अमले को भिजवाया मौके पर, तो मौका वारदात में जो निरीक्षण करने में पाया गया कि मतलब एक्चुअल गाय तो उसकी मरी है, ये 494 कंपार्टमेंट है हमारा, ये नांदगांव बिट का है, और चूँकि वन क्षेत्र है मतलब लगे हुए हैं पूरे, तो जिसमें ये पाया गया है कि एक मादा तेंदुआ है और 2 उसके शावक हैं और उनके द्वारा गाय को मारा गया है। सर गांव में ऐसी कोई दहशत का माहौल अभी? चूँकि वन क्षेत्र के आसपास के गांव हैं तो ये प्राथमिक तौर से तो मतलब क्षेत्र में विचरण होते ही रहता है। शहर के भीतर नाबालिग फर्राटेदार वाहन दौड़ा रहे हैं, इस पर लगातार यातायात विभाग चालानी कार्रवाई कर रहे हैं। बावजूद इसके भी कि ऐसे दर्जनों सड़क और स्थान है जहां से वे चोरी छुपके वाहन चलाते देखे जा सकते हैं। इसी बीच बालाघाट इंग्लिश स्कूल ने एक मुहिम शुरू की है कि अगर स्कूल में पढ़ना है तो वाहन से नहीं आना होगा। निश्चित ही इस मुहिम का बड़ा असर दिखाई दे रहा है। वर्तमान समय में वही बच्चे मोटरसाइकिल या फिर मोपेड से आते हैं जिनके लाइसेंस बन चुके हैं। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जिनके लाइसेंस नहीं है वह स्कूल साइकिल से या फिर अपने परिजनों के साथ आते हैं। बच्चों को भले लगता होगा कि ये हमारे ऊपर जाती हो रही, लेकिन ये बच्चों की सेफ्टी के लिए रहता है, और इसीलिए हमारे स्कूल ने ये एडमिशन का प्रोसेस ये रखा है कि आपको एडमिशन इसी कंडीशन में मिलेगा कि आप बाइक चला के नहीं आएंगे, और 12th में जब जाके वो एक स्टेज को अचीव कर लेते हैं तो उनको जब लाइसेंस मिलता है तब 12वीं में उनको अलाउ करते हैं। 12वीं में भी अगर किसी के पास लाइसेंस नहीं है तो उसको भी हम अलाउ नहीं करते। अच्छा, लाइसेंस दिखाना पड़ेगा, लाइसेंस दिखाना पड़ेगा। एक कॉपी गेट में सबमिट होगा, एक क्लास टीचर के पास सबमिट होगा, और एक उनके जेब में हम कहते हैं निरंतर रखें। शुरुआत कैसे की आपने इसकी? पहले बच्चे लाकर यहाँ कहीं भी छोड़ देते थे, और छोटे छोटे बच्चे 1-2 बार हमको शहर में पता चला, हमारे स्कूल के बच्चों का तो एक्सीडेंट नहीं हुआ, शहर में 2-4 हुआ, तो हमने नियम ही बना दिया कि अगर बालाघाट इंग्लिश स्कूल में अगर आपको एडमिशन लेना है तो ये फॉर्म में लिखा देते हैं कि हम लोग बाइक और मोपेड लेकर नहीं आएंगे, नहीं तो आप यहाँ पे एडमिशन नहीं कर सकते। अरे जैसे कि कोई बालिग है, उसके पास में मोपेड है, लाइसेंस है, तो उसको अलाउ करते हैं। अच्छा, यानी पहले दिखाना पड़ेगा? पहले दिखाना पड़ेगा, एक सबमिट करना पड़ेगा गेट कीपर पे, एक अपने पास रखना और एक क्लास टीचर को देना। तो यानी ये नियम ही बना दिए? ये नियम है, एडमिशन का नियम, नहीं तो एडमिशन नहीं होगा। 4-5 हमारे इधर एडमिशन ही इसलिए नहीं हुए क्योंकि हमने ये कंडीशन रखा कि आपको आना या तो साइकिल से आइए, वो फिटनेस के लिए भी अच्छा है, या तो स्कूल बसेस हैं, और या तो फिर आप कोई भी और साधन ले सकते हैं। अगर आपके पास लाइसेंस है तब हम आपको अलाउ कर सकते हैं। शनिवार को जब पद्मेश न्यूज की टीम ने इस बात का मुआयना किया तो देखा कि स्कूल के सारे बच्चे वैन, साइकिल या फिर अपने परिजनों के साथ आ रहे हैं। बाकायदा इसके लिए इंग्लिश स्कूल प्रबंधन के द्वारा गेट पर ही ऐसे बच्चों को अंदर एंट्री नहीं देने की पूरी कार्यप्रणाली बना ली गई है। इस पर रोजाना अमल किया जाता है। बिल्कुल आए हैं, और आए हैं तो हमने फिर उनसे चाबी लिया, उनके पेरेंट्स को कॉल किया और उनके पेरेंट्स को हिदायत दी गई कि भाई ये चाबी लीजिए, आइंदा ना भेजें। आए हैं बच्चे, तो आते हैं बच्चे हैं, एक आध बार चेरी चिप पे कोई आ गया होगा 11वीं का या 10वीं का, तो उसको गेट पे रोका जाता है, क्योंकि अब आइडेंटिफाई हो जाए जिनके पास लाइसेंस और लाइसेंस सबमिट कर चुके हैं, तो जिनके पास लाइसेंस नहीं अचानक है तो उनको बुला के पूछा जाता है कि क्यों भाई, और फिर उनके पेरेंट्स को वहीं से गेट से ही कॉल होता है। 3 टीचर्स वहाँ खड़े हैं, 3 टीचर्स में एक आध उनको बुला के पेरेंट्स को कॉल करते हैं, चाबी वापस दे देते हैं, और उसके बाद पेरेंट्स को बोलते हैं कि लेने आना। स्कूल देखिए, बच्चे तो ऐसा करेंगे ही, ये जिम्मेदारी है स्कूल प्रशासन की और जिम्मेदारी है पेरेंट्स की। पेरेंट्स ने उनको लेकर नहीं देना चाहिए, क्योंकि स्कूल बदला जा सकता है लेकिन बच्चे और पेरेंट्स बदलते नहीं, वो बड़ी सेंसिटिव रिलेशन है, वो जिम्मेदारी है पेरेंट्स की। तो वो एक तो उन्होंने नहीं देना चाहिए। जब अगर बच्चे ने चोरी छुपे ला लिया कि पेरेंट्स सो रहे हैं उन्होंने उठा लिया, तो इन्फॉर्म करना चाहिए। अगर वो कर रहे हैं तो ऐसा ना करें, क्योंकि बच्चे बड़े प्रेशियस है, हमारे देश के भविष्य है। अगर ऐसे ही एक्सीडेंट वगैरह उनका हो जाए तो वो अपनी बहुमूल्य रत्न अपने खो जाएंगे। इसलिए जिले के लोकप्रिय, निर्भीक और निष्पक्ष दैनिक अखबार
आम जनता की आवाज, हर वर्ग के सरोकार की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करने वाला बालाघाट एक्सप्रेस ने अपने सफलतम 10 वर्ष पूरे कर लिए। शनिवार को इस अवसर पर रोटरी क्लब ऑफ टाइगर्स के सभी सदस्यों ने कालीपुतली स्थित बालाघाट एक्सप्रेस कार्यालय पहुंचकर बालाघाट एक्सप्रेस के प्रधान संपादक उमेश बागरेचा को केक काटकर बधाई दी। इस दौरान बालाघाट एक्सप्रेस की टीम भी मौजूद थी। पद्मे सिटी केबल एवं बालाघाट एक्सप्रेस वर्तमान सूचना क्रांति के दौर में बालाघाट के लिए मनोरंजन के साथ साथ एक खबरदूत के रूप में भी विख्यात है। स्थानीय समाचारों से लेकर राष्ट्रीय समाचारों का प्रकाशन हो अथवा पद्मे सिटी केबल के माध्यम से मनोरंजन के साथ सूचनाओं का भी संकलन करते हुए जिले वासियों के बीच सदैव विद्यमान रहे हैं। आप सबकी अपार स्नेह, सहयोग एवं प्यार के रंगों से सराबोर पद्मे सिटी केबल ने अपने स्वर्णिम 20 वर्ष और बालाघाट एक्सप्रेस के 10 वर्ष पूरे होने पर पद्मे सिटी केबल एक बार फिर एक स्वस्थ मनोरंजन की श्रृंखला काव्य के रंग पद्मेश के संग कार्यक्रम लेकर स्थानीय प्रतिभाओं के साथ आपके बीच शिरकत करने आ रहा है, जिसकी प्रथम कड़ी रविवार 22 सितंबर रात 9 बजे प्रस्तुत की जाएगी। इसमें जिन रचनाकारों की कविताओं का आप लुत्फ उठा पाएंगे उनमें श्री प्रणव श्रीवास्तव, अशोक सागर मिश्र, कवित्री श्रीमती लता शबनम, हिमांशु जैन सैलाब और रवि नावानी होंगे। नगर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने को लेकर यातायात अमले के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसे और अच्छा करने के लिए यातायात विभाग के द्वारा रक्षा समिति का गठन किया जाएगा, जिसके सदस्य नगर के विभिन्न चौक चौराहों में मुस्तैदी के साथ तैनात होकर यातायात व्यवस्था को सुचारू करेंगे। रक्षा समिति के सदस्यों को यातायात विभाग के द्वारा बाकायदा प्रशिक्षण भी दिया जाएगा ताकि वह मैदानी स्तर पर यातायात को व्यवस्थित करने में अपनी अहम भूमिका अदा कर सके। पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान नवागत यातायात थाना प्रभारी संजू कामले ने बताया कि नगर की यातायात व्यवस्था को बेहतर करने के लिए शीघ्र ही रक्षा समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें कुल 60 सदस्य होंगे जिन्हें बाकायदा प्रशिक्षण दिया जाएगा और इन रक्षा समिति के सदस्यों की ड्यूटी नगर के विभिन्न चौक चौराहों में लगाई जाएगी ताकि वे यातायात व्यवस्था में अपनी अहम भूमिका अदा कर सके। हाँ, अभी मैं अपने स्टाफ के साथ में मिलकर और जो स्टाफ के जो भी पहचान के लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो पुलिस की मदद करना चाहते हैं, जिसमें प्रावधान है 1999 का रक्षा समिति बनाने का और ग्राम रक्षा समिति बनाने का। वो रक्षा समिति बनाएंगे जो यातायात में हमारी मदद करेगी। हर चौराहे पे हम 4 व्यक्ति जो सिविल से रहेंगे, हम उनको ट्रेनिंग देकर यहाँ पर और चौराहे पे खड़ा करेंगे ताकि यातायात सुचारू रूप से चल सके। थाने में तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हर थाने में कम से कम हमारे 20 लोग हैं स्टाफ वाले, तो 20 लोग 3-3 भी लाएंगे तो 60 लोग हमारे पास आ जाएंगे। 60 में जो जिनके खिलाफ अपराध नहीं होगा उन्हीं को हम इसमें रखेंगे और जो व्यवस्थित रहेंगे, जो हमारी अच्छे से मदद कर सकते हैं, उनको रक्षा समिति में रख के हमें ट्रैफिक को व्यवस्थित करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो उन्हें बाकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी? हाँ, थाने में हम उनको पूरा ट्रेनिंग देंगे कि किस तरह से ट्रैफिक चलाना है, कैसे रोकना है, किसे बढ़ाना है, किसे रोकना है, सिग्नल्स के बारे में बताएंगे और उसके बाद उनको हम अपने साथ में ड्यूटी पर। शासन के निर्देशों के तहत देश भर में 1 सितंबर से राष्ट्रीय पोषण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान को गति देने के प्रमुख उद्देश्य को लेकर आयुष विंग के द्वारा आज बूढ़ी स्थित आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र में 1 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 4 केंद्रों से जुड़े बच्चे एवं धात्री महिलाओं का भी जांच कर उन्हें दवा मुहैया कराई गई। इन संदर्भ में आयुष विंग के चिकित्सक दीपाली ने बताया कि शासन के निर्देशों के तहत स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें महिलाओं एवं बच्चों की जांच कर उन्हें स्वास्थ्य लाभ दिया जा रहा है। राष्ट्रीय पोषण माह चल रहा है 1 से 30 सितंबर का। नरेंद्र मोदी हमारे जो पीएम नरेंद्र मोदी सर ने ये स्टार्ट किया था, उसी का एक ये उद्देश्य था कि कुपोषण के अलावा जो हमारी गर्भवती माताएं हैं, इसके अलावा धात्री महिलाएं हैं, किशोरी बालिकाएं हैं, इनमें जो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होती हैं उनको दूर करने के लिए ये एक मिशन चलाया जा रहा है 1 से 30 सितंबर के लिए। इसी उद्देश्य से आयुष विभाग भी हमारा ये कार्य कर रहा है, जहाँ पे हम हर महीने में नहीं, हर हफ्ते में हम जा रहे हैं आंगनबाड़ी में और जाके ये सारी जांचें कर रहे हैं और उनको जांच के अलावा दवाइयाँ भी वितरित की जा रही है।
हाल ही में हुई जिले में अतिवृष्टि के बाद नगर से सटे कुमारी में करीब 400 से अधिक किसानों की फसल पानी में डूबे रहने की वजह से बर्बाद हो गई। करीब 300 हेक्टेयर भूमि में लगाई गई फसल के खराब होने पर अन्नदाता किसान प्रशासन की ओर टकटकी लगाए हुए हैं कि उन्हें खराब हुई फसल का मुआवजा प्रशासनिक तंत्र के द्वारा दिया जाएगा। लेकिन अतिवृष्टि में नष्ट हुई फसल का सर्वे कर बेहतर तरीके से न किए जाने से नाराज किसानों के द्वारा अपनी आवाज बुलंद करते हुए 2 दिन पूर्व जिला प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से अपनी समस्या से अवगत कराया था, जिसके बाद आज राजस्व विभाग की टीम कुम्हारी पहुंची, जिनके द्वारा किसानों की बर्बाद हुई फसल का जायजा लिया गया। इस दौरान कृषि विकास अधिकारी जी.के. डोंगरे, पटवारी श्वेता नायक, सरपंच प्रतिनिधि संतलाल उपवंशी सहित बड़ी संख्या में किसान मौके पर मौजूद रहे, जिन्होंने राजस्व विभाग की टीम को अपने खेत की वस्तु स्थिति से अवगत कराया। ऊपर वाले भाग में भी यही कंडे, यही हल मिलेगा। इसमें दाना पड़ना ही नहीं, दाना वो तो दिख रहा है, निकलना ही नहीं उसमें। ऐसे आ रही है और ये ऐसे होती जा रही है, काली हो जाएगी, करवा दे तो फिर वाइट हो जाएगी, वही वाइट हो जाएगी। वहीं किसान गोरेलाल ने बताया कि लगातार पानी में डूबे होने के कारण धान पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और जो धान ऊपर आई है वह पूरी तरह से सफेद पड़ चुकी है, जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है और प्रशासन को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए ताकि किसानों को सही समय पर मुआवजा मिल सके। सर बाढ़ के बाद फसल जैसे जैसे धान निकलते जा रही है वैसे वैसे तो सफेद होते जा रही है और पूरा उसका जैसे निकलते जा रहा है जैसे पूरा। अच्छा कहाँ है ऐसी स्थिति बनी? सर ये लगभग है तो 300 हेक्टेयर में है तो 300 हेक्टेयर में छोटी कुम्हारी प्लस बड़ी कुम्हारी। अच्छा बाढ़ के समय कितने समय तक डूबी रही? ये सर 36 घंटे। 36 घंटे बिल्कुल, यानी इनके बचाव की अब कोई आशा नहीं? कोई आशा, कोई उपाय नहीं है। कितनी फसल है लगभग? लगभग सर 300 हेक्टेयर करीब। 300 हेक्टेयर। इस संदर्भ में पटवारी श्वेता नायक ने बताया कि शासन के निर्देशों के तहत वह अतिवृष्टि के चलते किसानों की बर्बाद हुई फसल का सर्वे कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि सर्वे में यह स्पष्ट हुआ है कि किसानों की 50% फसल बर्बाद हो चुकी है, जिसके निरीक्षण करने के बाद रिपोर्ट प्रशासन को सौंपी जाएगी। स्थिति 50% से अधिक यहाँ क्षति फसल जिनकी भी खराब हुई उनके सबके नाम लिखे जाएंगे और फॉर्म भरा जाएगा। अच्छा मैडम, किसानों का कहना था कि जो सर्वे कार्य करवाया गया ग्राम सेवकों के द्वारा सही तरीके से नहीं करवाया गया, उन्होंने जांच रिपोर्ट सही तरीके से नहीं भेजी, फसल जो खराब हुई है उनकी। नहीं अभी तो सर्वे चल ही रहा है, कहाँ से सर्वे। और सबसे मेन चीज़ ये है कि खसरा और B1 हमारे पास है और जो हम एक आइडिया बस ले रहे हैं कि ये पूरा बुडूब में था और उनकी फसल ऐसे ऐसे खराब हुई। अच्छा कहाँ ये स्थिति बनी है? हाँ, ये आवास टोली के साइड की भूमि और ये पूरा ये कौन सा क्या आवास टोली। अच्छा जैसे भटेरा और जो कुम्हारी के आसपास के जो क्षेत्र हैं लगभग कितनी एकड़ खराब हुई होगी प्रथम दृष्टया? लगभग 300 हेक्टेयर लगभग 300 हेक्टेयर। तो इनकी मुआवजे की राशि किस तरीके निर्धारित होगी? वो RBC के पत्रक होते हैं, उनके अकॉर्डिंग निर्धारित होगा। बस यहाँ से पत्रक जाएगा हमारे द्वारा भर के। तो कब तक चलेगा ये सर्वे? ये सर्वे अभी 1-2 दिन चलेगा। 1-2 दिन चलेगा, फिर उसके बाद टेबल वर्क। वहीं सरपंच प्रतिनिधि संतलाल उपवंशी ने कहा कि हाल ही में अतिवृष्टि के कारण किसानों की काफी फसल बर्बाद हुई है, जिसका सर्वे कार्य राजस्व टीम के द्वारा किया जा रहा है। फसल तो बर्बाद आने कहीं 100% भी है, 50 भी आएगी, मगर 100% मान के चलो फसल बर्बाद है और कम से कम 400 से ऊपर किसान को क्षति हुई है। अच्छा किसानों का कहना है कि जब सर्वे होता है तो उन्हें जानकारी नहीं मिल पाती, तो क्या आप जानकारी नहीं दे पाते? नहीं दे पाते हैं ना। देखो सर्वे अभी अचानक आ गई मैडम जी, अब तो किसानों अभी तो सर्वे चालू है, पूर्ण सर्वे चालू होगा, उस समय मुनादी करके सभी किसान को बुलाएंगे, B1 लेके बैठेंगे, नक्शा खसा लेके बैठेंगे। अभी तो ऐसा ही सर्वे चल रहा है।
अच्छा, ये सर्वे में अभी कहाँ कहाँ सर्वे हुआ है? अब ये आवास टोली से हैं, हम ये रोड से जा रहे हैं बैनगंगा तरफ। अच्छा, तो लगभग कितने का नुकसान है आपको समझ में आ रहा है? 400 450 किसान का है और सभी 50% से ऊपर है। लालबर्रा नगर मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत नेवरगांव लालबर्रा में 21 सितंबर को प्रातः 7:30 बजे ट्रक की टक्कर से 55 वर्षीय देवगांव निवासी जगलाल पिता उदय सिंह कुमरे की मौत हो गई। घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार मुर्गियों से भरा ट्रक लालबर्रा से सिवनी की ओर जा रहा था। तेज रफ्तार पूर्वक उसी दौरान साइकिल से गुजर रहे जगलाल को उसने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दौरान मौजूद ग्रामीणों ने तत्काल डायल 100 और एम्बुलेंस को सूचना दी, जिसके पश्चात मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा तत्काल एम्बुलेंस की मदद से उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। नेवरगांव सरपंच प्रतिनिधि दुर्गा प्रसाद टेमरे ने बताया कि जगलाल प्रतिदिन की तरह शनिवार को भी साइकिल में दूध लेकर डेयरी जा रहा था। उसी दौरान ट्रक चालक ने लापरवाही पूर्वक तेज गति से वाहन चलाते हुए उसे टक्कर मार दिया। यहाँ बाइट दिखाइए दुर्गा प्रसाद टेमरे, सरपंच प्रतिनिधि। सर, ये जगलाल निवासी देवगांव जी, ये प्रतिदिन ग्राम नेवरगांव दूध बेचने आया करते हैं। आज भी प्रतिदिन की तरह दूध बेचने आ रहे थे कि रोड क्रॉस कर रहे थे। रोड क्रॉस करते एक मुर्गी भरा ट्रक बालाघाट से सिवनी की ओर जा रहा था, जो बहुत तेज रफ्तार में था और तेज रफ्तार में होने से सीधी टक्कर मार दिया और घटनास्थल पर हमारे अनुसार तो हमारे जानने से घटनास्थल में मौत हो ही गई होगी ऐसा लगा, परंतु 108 नंबर ने कहीं नहीं अभी जीवित है और जीवित करके उठा के लालपरा तक ले गए। बाद में जानकारी ये लगी कि लालपरा जाने के पूर्व ही दम तोड़। जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर बगदरा पंचायत के निर्माणाधीन भवन में करंट लगने से मजदूर की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार शनिवार की सुबह करीब 11 बजे बगदरा पंचायत के निर्माणाधीन स्कूल भवन में छत का लोहा बांधते समय 11,000 केवी लाइन से लोहे की राड टकरा गई, जिस कारण करंट से घटनास्थल पर ही मजदूर गणेश गेंदलाल उम्र 40 वर्ष की मौत हो गई। घटना के बाद से ग्रामीणों में बहुत अधिक आक्रोश का माहौल था। हर कोई बिजली विभाग की लापरवाही बता रहा था। घटना का स्कूल का काम चल रहा है, लगभग 1 माह से चल रहा है। आज सज्जा बंधे काम चल रहा था यहाँ पर ये मजदूरों के द्वारा, और हम लोग आधा घंटे पहले सब इंजीनियर, सरपंच पति, एक पंच और हम लोग आधा घंटे यहाँ बैठ करके गए। उसके बाद कुछ देर बाद मुझे फ़ोन आया कि यहाँ पर करंट लग गया करके, तो बस फिर सूचना मैंने सब 108 को लगाया, 100 नंबर को लगाया, सूचना दी मैंने। क्या लगता है आपको किस तरीके से लगा होगा करंट? ये अपनी लापरवाही, कुछ मजदूर की लापरवाही जो अपने यहाँ काम करते करते ध्यान नहीं गया उसका, वही है बस, बाकी कुछ नहीं। क्या सलाख टकरा गई थी? क्या सलाख टकरा सब दिखाई रही, सलाख तो टकराई हुई है वहाँ पर। तो पुलिस आ गई है? हाँ, पुलिस वगैरह आ गई है? हाँ, पुलिस आ गई। पुलिस अभी उनका बयान ले रही है और जो भी कार्रवाई होगी पोस्टमार्टम कराएंगे, उनका अंतिम संस्कार करेंगे। हम लोग ऊपर काम कर रहे थे, वो उधर कर रहा था, मैं यहाँ कर रहा था। पता नहीं वो कैसा हुआ, उसके हाथ राट पकड़ाई, क्या हुआ, जैसे राट पकड़ाई वैसा वो भड़ से उस तरफ गिर गया। मैं इधर कर। क्या नाम है उनका? उसका नाम गणेश जिला है। कितने दिन से काम चल रहा है? 3 दिन तो है। सरकारी काम है? तीसरा दिन है। वारासोली थाना के अंतर्गत बुदबुदा में जहरीली वस्तु के सेवन से एक नवविवाहिता की मौत हो गई। मृतिका के पति राकेश मेश्राम बताते हैं कि शुक्रवार की शाम को पत्नी सपना को खाना बनाने की बात बोलकर वहां गांव में किसी काम से चले गए थे। थोड़ी देर बाद जब वो लौटे तो उनकी पत्नी उल्टी कर रही थी और उनके मुंह से कीटनाशक जैसी बदबू आ रही थी। इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मैं काम से आया तो नहाया, पहले नहाने के बाद में थोड़ा खाना अंधाले में बना रहे थे। उनको मैंने बोला अंधाले में इतना लेट क्यों खाना बना रहे हो, थोड़ा चिल्ला दिया। उसके बाद में मैं घर से इधर बाहर निकल गया। फिर क्या हुआ? उसके बाद में फिर वो 15-20 मिनट के बाद में पता चला कि उल्टी कर रहे थे उधर पीछे। तो सभी लोग दौड़े, मोहल्ले वोल्ले के हम चिल्लाए, उनके मुँह से दवा की बास आ रही थी। अच्छा, फिर उनको वारासुन लाया। वारासुन लाए तो आधा 1 घंटा वहाँ पे बॉटल वगैरह लगी। वो डॉक्टरों ने बोल दिया कि बालाघाट लेके चले जाओगे। फिर बालाघाट लेके आए तो बालाघाट वाले डॉक्टर ने बोल दिया कि यहाँ पे नहीं होगा तो वो गोंदिया
रेफर कर दिया उन्होंने। फिर गोंदा लेके गए तो वहाँ पे डॉक्टर ने बोल दिया कि एक्सपायर हो गए। अच्छा ये बताया वहीं दूसरी ओर मृतिका के मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाया है कि उनकी बहन को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, जिस कारण उसने इस तरह का कदम उठा लिया है। मुझे सर रात को 10 बजे मेरे जो दामाद हैं उनके छोटे भाई बैजयंत का फ़ोन आया, मेरी बहन के देवर का, और उन्होंने मुझे बताया कि भाभी ने पाइजन खा ली है, अभी हम लोग उनको लेकर के जा रहे हैं वाराशिवली ट्रीटमेंट के लिए। अच्छा क्या कारण लगता है पाइजन खाने का, क्या हुआ? पाइजन खाने का कारण सर प्रताड़ना है। कैसी प्रताड़ना थी? सर 2009 में मेरी सिस्टर की शादी हुई और लगभग ये 1 वर्ष ठीक रहे। उसके बाद से सर चरित्र को लेकर के और शराब पी कर के नशे की हालत में कुछ भी उलझुल हरकतें करना, मारना पीटना, गाली गलौज की कंटिन्यू 8-9 वर्षों से चलते आ रहे हैं। पर हम लोग सुलह करा के समझा करके जैसे तैसे अभी तक काम चल रहा था। बच्चे हैं 2 सर, एक भांजा है मेरा 9 साल का और एक भांजी है 4 साल की। अभी 4 दिन पहले सर हमारे दामाद की मम्मी की तबीयत ख़राब थी, वो यहाँ पे बालाघाट में एडमिट थी। मेरे दामाद राकेश मेश्राम ने मेरे से पैसे की हेल्प मांगा, मेरे पास पैसे थे, मैं नहीं दे पाया। 2 दिन पहले मुझे बेटी ने बताया, मेरी सिस्टर ने, कि वो उस बात को लेकर भी प्रताड़ित कर रहे थे। तेरे भाई से पैसा मांगा तुम, उन्होंने भी नहीं दिया, तू भी कहीं से कमा के नहीं ला रही है ना। बहुत प्रताड़ना कर और शक बहुत ज़्यादा था चरित्र को लेकर के। इस पूरे प्रकरण पर अस्पताल चौकी प्रभारी राम लखन भिमटे ने बताया कि इस पूरे प्रकरण की जांच करवाई जा रही है, जिसके लिए संबंधित थाने को यह केस भेज दिया गया है। इसको मृत अवस्था में लाया गया है सपना मेश्राम को, उसके पति के कथन लिए गए हैं तो घरेलू विवाद पर जहर पीना बता रहे हैं। अब इसकी कार्रवाई अभी 0 पर मर्ग इंटीमेशन काम किए हैं, तहसीलदार साहब पंचनामा कार्रवाई करेंगे और फिर संबंधित थाने को इसकी डायरी भेज दी जाएगी। पुलिस विभाग की स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना के तहत 21 सितंबर को स्थानीय पुलिस लाइन खेल मैदान में विभिन्न खेल विधाओं का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एसपीसी के समस्त 5 संस्थाओं के 1 सैकड़ा से अधिक छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया, जिन्हें विभिन्न विधाओं में अपनी कला कौशल का प्रदर्शन करना सिखाया गया। पुलिस खेल मैदान में खासकर सरेका व कोसमी स्कूल के विद्यार्थियों ने लाठी कला का बेहतरीन प्रदर्शन किया, जिसे देखकर सभी उपस्थिति जन स्तब्ध रह गए। वहीं रस्सा खींच में भी छात्र छात्राओं ने काफी जोर आजमाइश की। हाँ सर मेरे अरे न्यूज वाला आ रहा ना। उसका नाम याद रखना अभी वो। लगातार बढ़ रही महंगाई और आर्थिक तंगी के बीच प्रदेश सरकार के द्वारा एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। पेट्रोल और डीजल पर 5% वेट टैक्स बढ़ाने के चलते पेट्रोल और डीजल पहले से और ज़्यादा महंगे हो चुके हैं। बस एसोसिएशन इस मामले में 1 अक्टूबर को हड़ताल पर जाने की तैयारी कर रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आए उछाल को लेकर की गई चर्चा के दौरान खैरी निवासी धैरेंद्र डहरवाल ने बताया कि पेट्रोल के दाम कितने भी बढ़ जाए उसे लेना ही पड़ेगा। हमें नहीं पता कि दाम कितने बढ़ाए गए, लेकिन हमारी मांग है कि पेट्रोल डीजल के दाम कम किए जाने चाहिए। यदि इसके बाद पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जाते हैं तो फिर गाड़ी चलाना हम बंद कर देंगे। नहीं अच्छा है। अच्छा, और अगर 5-10 रुपये और बढ़ा दे तो सरकार और अच्छा रहेगा। गाड़ी बंद कर देंगे चलो। अच्छा। वहीं चर्चा के दौरान पेट्रोल खरीदने आए रोहित ठाकुर ने बताया कि पेट्रोल के दाम पुनः बढ़ा दिए गए हैं, जो कि गलत है, जबकि सरकार के द्वारा इसके पूर्व ही पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए थे। सरकार ने अपना फैसला वापस लेना चाहिए। 2 रुपये कुछ पैसे बढ़ा है, अभी 3 रुपये 36 पैसे हुआ है पेट्रोल। गलत है ना, तो पिछले बार फिर बढ़ाए थे। तो क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए था। नहीं, पेट्रोल डीजल दोनों जो सरकार ने जो फैसला किया कि गलत है, बिल्कुल गलत है। वहीं पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने आए जरेरा निवासी अभिलाष यादव ने बताया कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ जाने से लोगों को बहुत अधिक परेशानी हो रही है।
सरकार के द्वारा पेट्रोल के दाम 78 से बढ़ाकर 83 रुपए कर दी गए, जिससे बजट पूर्णतः बिगड़ चुका है। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। पहले 78 था, अब कम से कम 83 हो गया है। 3 रुपये 37 पैसे जो है पेट्रोल का दाम बढ़ा है। क्या कुछ बजट बिगड़ रहा है आप लोगों का? हाँ सर, बिगड़ रहा है ना सर। क्या व्यवस्था कम होना चाहिए? कम होना चाहिए ना सर। अदर स्टेट की अपेक्षा कम होना चाहिए। हमारा अदर स्टेट में कम है, हमारे स्टेट में ज़्यादा है। क्या जानबूझ के बढ़ाया जा रहा है? आपको पता है क्यों बढ़ाया गया है? क्यों बढ़ाया गया पता तो नहीं सर, मंदी चल रही है उसके कारण से बढ़ा सकते, लेकिन नहीं बढ़ाना चाहिए, ऐसा आपका कहना है? वहीं मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान नागरिक रामेश्वर बिसेन ने बताया कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से गरीब लोगों को अधिक परेशानी उठानी पड़ रही है, क्योंकि उसे 100 रुपए कमाने के लिए 50 रुपए का पेट्रोल डालना पड़ता है। सरकार ने इस ओर ध्यान देना चाहिए और बढ़े हुए वेट टैक्स को वापस लेकर पेट्रोल और डीजल के दाम कम करना चाहिए। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जाने को लेकर की गई चर्चा के दौरान बालाघाट बस ऑपरेटर एसोसिएशन के सचिव श्याम कौशल ने बताया कि लगातार पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ने से अर्थव्यवस्था पूरी तरह से लड़खड़ा गई है। आज की डेट में तो स्थिति ये है कि बस भगवानी मालिक है। 18 तारीख को डीजल के रेट 70 रुपये 89 पैसे थे। 20 तारीख को 71 रुपये 37 पैसे हुए। आज 21 तारीख को 74 रुपये 57 पैसे हो गए। ये डीजल के रेट नहीं बढ़े, ऐसा लग रहा है कि ये कोई मोटर लाइन वाला ऐसा कोई झाड़ा ला रहा है पैसे का, ऐसा लग रहा है। चाहे केंद्र गवर्नमेंट हो या राज्य गवर्नमेंट हो, ये दोनों तो मिलकर मतलब ये स्थिति है कि आज मोटर वाले और ट्रक वाले को लूट रहे हैं। कोई भी चीज़ में कंप्रोमाइज़ नहीं है। आज की स्थिति ये है कि अब क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। डीजल भरा लें हम पहले या टैक्स पटा लें। टैक्स नहीं पटाते तो इधर से ऊपर वाला पत्ती देते हैं कि तुम्हारी गाड़ी का टैक्स बाकी है। टैक्स भरते तो पता चला स्थिति बनी है। कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि हर 5 मिनट में परमिट दे रहे हैं, 2-2 मिनट में परमिट दे रहे हैं। तो कोई सूत्र से आ रही है, कहीं कुछ आ रही है। ये मतलब सिवा मोटर मालिक वालों के साथ खिलवाड़ है। ये स्थिति बनेगी कि सिंगल 1 गाड़ी 2 गाड़ी 3-4 गाड़ी वाले हैं आज की डेट में सब ऑक्सीजन में हम आने लगे। बस संचालक सुभाष मंगे ने बताया कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से बसों के पहिए थमने लगे हैं। इसके 2 माह पूर्व ही केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए थे। इन 2 माह में 8 रुपए प्रति लीटर का फर्क आ गया है। सरकार के द्वारा पहले ही विभिन्न प्रकार के टैक्स बढ़ा दिए गए हैं। वहीं कल पुर्जों की कीमत बढ़ चुकी है। इसके अलावा परमिट, इंश्योरेंस, बीमा व गाड़ी की कीमत भी काफी बढ़ चुकी है। सभी बस ऑपरेटर 1 सप्ताह के भीतर मीटिंग बुलाकर 1 अक्टूबर से हड़ताल किए जाने को लेकर चर्चा करेंगे। व्यापार की स्थिति तो ये है कि बसों के पहिए ऐसी स्थिति में धीरे धीरे थमने लगेंगे। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगभग 4.5 से 5 रुपये लीटर बढ़ाई। अभी इसको 1.5-2 महीना नहीं हुआ। स्टेट गवर्नमेंट ने बढ़ा दी। पहले भी स्टेट गवर्नमेंट ने बढ़ाई थी सेंट्रल के बढ़ाने के बावजूद भी। अभी जाके 2 माह के अंदर में 8 रुपये प्रति लीटर का फ़र्क आ गया है। और किराए जो हैं पूर्वानुसार ही हैं, कोई किराए में बढ़ोतरी नहीं है। टैक्स बढ़ा दिए स्टेट गवर्नमेंट ने, डीजल बढ़ा दिए। अभी सेंट्रल ने भी डीजल को बढ़ा दिया अपना GST लेके, और विभाग द्वारा टैक्स भी बढ़ोतरी की जा रही है। इंश्योरेंस भी बढ़ गए, पार्ट्स की कीमतें, गाड़ी की कीमतें बढ़ गई है। बसों का संचालन करना बिल्कुल मुश्किल हो गया। शीघ्र ही सभी बस ऑपरेटरों की एक मीटिंग बुलाएंगे हम, और उसमें तय करेंगे कि किराया और ये सब चीज़ों को लेकर, अन्यथा 1 अक्टूबर से चक्का जाम की स्थिति बन जाएगी। सभी को मीटिंग बुला के एक बार शासन को अवगत कराएंगे, और किराया के बारे में यदि चर्चा नहीं होती है शासन के द्वारा तो चक्के स्थिति कर देंगे। और वैसे भी क्या है कि जो वर्तमान में जो एसोसिएशन है, इनके द्वारा ध्यान भी नहीं दिया जा रहा है किसी किस्म का, और सभी ऑपरेटरों को बुला के एक मीटिंग भी करेंगे ताकि एसोसिएशन का गठन भी हो नए सिरे से, और इन सब चीज़ों को लेके वार्ता की जाएगी। एसोसिएशन के गठन के साथ साथ अल्टीमेटम भी दिया जाएगा सरकार को, यदि किराया नहीं बढ़ाते हैं तो बसों के पहिए थम जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने अपने खाली खजाने को भरने के लिए पेट्रोल और डीजल के दामों में वेट टैक्स की बढ़ोतरी कर दी, जिसके बाद शनिवार की सुबह से ही दोनों ईंधन के दामों में वृद्धि हो गई। जिले के अन्य तहसीलों के साथ ही वाराणसी में भी इसका असर दिखाई दिया। डीजल के दामों में 18% से वेट टैक्स बढ़ाकर 23%, इसी तरह पेट्रोल के दामों में 28% से बढ़ाकर 33% कर दिया गया है। पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों से जनता परेशान है।
एवं सरकार के इस निर्णय से वे आक्रोशित नजर आ रहे हैं। कितना मुझे पहले ये 750 रुपये में 10 लीटर पेट्रोल डल जाता था, अब वही 790 रुपये करीब में डल रहा है। जैसे आप आ रहे होगे तो देख रहे होगे तो यहाँ पे पेट्रोल में को लेकर के लोगों का क्या रुझान है? लोगों में आक्रोश है, लोग परेशान हैं। बस ये है कि मनमौजी चल रही है, कुछ कर नहीं पा रही जनता। क्या होना चाहिए था? होना तो ये चाहिए कि कम से कम डीजल पेट्रोल के रेट सरकार ने कही थी उस हिसाब से कम होना चाहिए था। दाम बढ़ने से किराना सामान, भाड़ा, सब्जी सहित अन्य आवश्यकताओं की सामग्रियों की कीमत बढ़ने से आम नागरिकों को जीवन यापन करने में बेहद ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा। पेट्रोल डलाने आया था, रेट बहुत महंगे हैं अभी। करीब कितना रुपया बढ़ गया है? 4-5 रुपये करीब बढ़ गया। तो जब इतना 4-5 रुपये जो बढ़ गया है तो इसमें आपको क्या लगेगा, आपको किस प्रकार की दिक्कतें आएगी? महंगाई का सामना करना पड़ सकता है, मतलब कारोबार में कमतरता आएगी। वारासोली नगर के पेट्रोल पंप में जो पेट्रोल 20 सितंबर को 80 रुपये 9 पैसे में बिक रहा था, उसी का रेट 21 सितंबर को 83 रुपये 42 पैसे हो गया, जिसमें सीधे सरकार के द्वारा 3 रुपये 33 पैसे की बढ़ोतरी की गई। और डीजल 71 रुपये 37 पैसे था, जो 74 रुपये 57 पैसे हो गया, जिसमें 3 रुपये 20 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। और स्प्लिट पेट्रोल 83 रुपये 3 पैसे था, उसका रेट 86 रुपये 48 पैसे हो गया, जिसमें 3 रुपये 45 पैसे की बढ़ोतरी हुई। इस तरह सरकार के द्वारा दोनों ही ईंधनों के रेट बढ़ा दिए गए। अभी सर 3 रुपये 33 पैसे के लगभग में पेट्रोल का बढ़ा है और 3 रुपये 20 पैसे के लगभग में डीजल का रेट बढ़ा हुआ है। तो इसमें क्या देखने में आ रहा है आपको? पेट्रोल पंप में कुछ कमी दिख रही है क्या? लोगों में क्या इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है? देखो, लोगों को तो रेट कम और ज़्यादा का तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्या है, उनको तो आजकल कोई लीटर में लेता नहीं है, सब रुपए में लेते हैं। 100 रुपये, 50 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये। और लेकिन उनको इतना पता है कि भाई अब हमको 2 पॉइंट कम आ रहा है या 3 पॉइंट कम आ रहा है, इतना उनको समझ में आ जाता है। तो इसमें क्या अंतर हो रहा है कि अब उनके थोड़ा सा एवरेज में फर्क आ जाएगा, क्योंकि इकट्ठे देखो, इसके पहले भी अपन ने सरकार बढ़ा रही है 2 पैसा, 10 पैसा, 3 पैसा, और आज इकट्ठे उनने 3 रुपये बढ़ा दिया। तो उनकी जेब से 3 रुपये हार बढ़ गया, ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन कोई बिक्री में कोई इसमें फ़र्क नहीं आया है और पब्लिक को भी कोई परेशानी नहीं है। ऊपर का ही ऐसा है रूल्स, कच्चा तेल का रेट बढ़ा हुआ है, इस वजह से इन लोगों ने इससे ये कह सकते हैं कि अपने किसानों को भी इससे तकलीफ है, मगर अपने उपयोग करना है इसलिए करेंगे। करना है, वो तो अच्छा हो गया कि खेती पहले लग चुकी इनकी, नहीं तो उसमें उनको और ज़्यादा भार पड़ता। बढ़िया खेती भी उनकी आ चुकी है अच्छी। विधानसभा क्षेत्र 112 वारासोली के समस्त बीएलओ ने 21 सितंबर को तहसील कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर के नाम का एक ज्ञापन एसडीएम सहायक रिटर्निंग ऑफिसर वारासोली विधानसभा क्षेत्र 112 संदीप सीट को सौंपा। बीएलओ ऐप में आ रही परेशानियों का निराकरण करने की मांग के लिए ज्ञापन सौंपा गया है। बीएलओ ने बताया कि उनके द्वारा वारासोली विधानसभा 112 के ग्रामीण क्षेत्रों व नगरीय क्षेत्रों में घर घर जाकर मतदाता सूची में नाम जोड़ना और काटने का काम किया जाता है, किंतु जब हम गाँव में जाते हैं तो वहाँ ठीक से हमारा इंटरनेट चलता नहीं है और जो शासन के द्वारा बीएलओ ऐप मतदाता वेरिफिकेशन करने के लिए दिया गया है, उसके संचालन में विभिन्न प्रकार की दिक्कतें आती हैं। आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है एसडीएम सर और तहसीलदार सर को कि हमारे को जो समस्या जा रही है इसमें जो बीएलओ ऐप है उसके माध्यम से हमको वेरिफिकेशन करना है, जिसमें कभी नेट नहीं चलता है और ग्रामीण क्षेत्रों में नेट की प्रॉब्लम्स होती है। और मेन चीज़ ये है कि शालाओं में हमारे जो हम टीचर्स लोग हैं अधिकांशतः, तो हमारी शालाओं में दक्षता उन्नयन है और त्रैमासिक परीक्षा भी आ रही हैं और शाला गृह प्रवेश जो दिया है उसका भी सर्वे हमें दे दिया गया। तो काम की अधिकता के कारण हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो हम सर को ज्ञापन देने आए थे कि इसमें हमें शैक्षणिक व्यवस्था से थोड़ी छूट दी जाए ताकि हम इस कार्य को भी बहुत अच्छे से कर सकें और अपने विद्यालय का भी काम कर सकें। पेशे से शिक्षक होने के कारण हमें अपनी शालाओं में अध्यापन कार्य भी कराना पड़ता है और वर्तमान में शालाओं में दक्षता उन्नयन एवं आर्थिक मूल्यांकन, शाला गृह प्रवेश एवं शाला संबंधी अनेक कार्य एक साथ आ गया है, जिसके कारण हम बड़ी असमंजस की स्थिति में है कि स्कूल का काम करें या शासन के द्वारा बीएलओ पद पर जो नियुक्त किया गया है उसका काम करें। सभी बीएलओ को काम जो सौंपा गया है मोबाइल ऐप के माध्यम से मतदाताओं का वेरिफिकेशन करना। इसके पहले मैंने एक मांग रखा था कि यदि काम कराना है तो सबको लैपटॉप दियो, नेट की सुविधा दो और एक विशेष प्रशिक्षण दो।
चूँकि मोबाइल में ये वाला काम करना संभव नहीं है, क्योंकि मोबाइल चलता नहीं, हैंग हो जाता है, इसके कारण से काम नहीं हो पा रहा है। ऑफिस से लगातार प्रेशर आता है कि आपके कितनी एंट्री हुई है, तो सभी BLO उसी में परेशान है। तो सर क्या मांग करते हैं आप? हमारे को यह तो मांग है, या तो हमको शैक्षणिक कार्य से मुक्त करो या BLO कार्य से मुक्त करो, कि दोनों काम संभव नहीं है। वारासुनी नगर में स्थित नगर पालिका परिषद वारासुनी के सभाकक्ष में 21 सितंबर को व्यापारी एवं अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें लीजधारी व्यापारियों के द्वारा नगर में बृहद स्तर पर किए जा रहे लीज की भूमि में मरम्मत के आवेदन पर हो रहे निर्माण कार्यों के ऊपर चर्चा की गई। इस दौरान व्यापारियों से स्पष्ट रूप से चर्चा करते हुए निर्माण कार्य को रोकने के लिए कहा गया और जांच के लिए टीम गठित करने की बात कही गई। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, व्यापारी, नगर पालिका एवं राजस्व अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। आज शहर में जो दुकानें आवंटित है नगर पालिका द्वारा, कुछ नगर पालिका मौजूद है, कुछ कॉम्प्लेक्स है, पिछले एक महीने से लगातार व्यापारी लोग उसमें निर्माण कर रहे थे। उसमें कुछ विसंगति थी, लगातार पत्रकार बंदोबस्त छापा जाता है कि कुछ हाइट ज़्यादा है, बिना परमिशन है। तो उसमें शुरू की शिकायत पे SDM साहब ने संज्ञान लिया था, तो उन्होंने नोटिस दिया था सबको, तो दुकान मालिक शहर में कि अब जवाब दें। इसी तो उन्होंने मीटिंग ली थी यहाँ SDM में, उसमें मुझे भी याद किया था उन्होंने, और कहा था कि ज्वाइंट मीटिंग थी, नगर पालिका और अनुविभाग के तरह के माध्यम से ज्वाइंट मीटिंग थी, और शहर के व्यापारियों से कहा था कि अनलीगल निर्माण न करें, विधिवत नगर पालिका परमिशन लें, जितनी हाइट वाला तो उसकी गतिविधि उतनी हाइट पर निर्माण करें। कुछ दिन से लगातार होता था, लोग दुकान बढ़ा रहे थे, ऊँची करते थे, तो उस पर नियंत्रण करने के लिए आज नगर पालिका और अनुविभाग अधिकारी राजस्व के माध्यम से संयुक्त मीटिंग हुई। नगर के व्यापारियों को समझाया गया कि अब तक जांच नहीं हो जाती, एक जांच टीम बनाई जा रही है, इसमें नगर पालिका कर्मचारी होंगे और राजस्व विभाग कर्मचारी होंगे। ज्वाइंट जांच करेगी कि उनका कितना निर्माण हो रहा है, कैसा हो रहा है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है, उसके पश्चात ही कोई भी निर्णय जाएगा। तभी उन्होंने कहा तब तक निर्माण का रोक देवे। व्यापारियों के पास लीज टैक्स रसीद के अलावा जिस भूमि पर उनकी दुकान स्थापित है, उस भूमि का लीजधारियों के पास किसी प्रकार के भूमि संबंधी कागजात नहीं है, जो नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इसलिए नगर पालिका के द्वारा लीज की राशि वसूल की जा रही है, जिसे देखते हुए SDM संदीप सिंह ने कहा कि सर्वप्रथम नगर में लीजधारियों की दुकान किस भूमि पर है, यह जाँच की जाएगी। संबंध में आना हुआ था आज नगर पालिका में बैठक लिया था मैंने, व्यापारियों को बुलवाया गया था यहाँ पे, कि शिकायत आ रही थी कि कुछ जिनको अस्थायी रूप से यहाँ पे दुकान निर्माण करने के लिए दिया गया नगर पालिका से, तो उन लोगों ने पक्के निर्माण करा रखे हैं, जिससे कि अभी समस्या उत्पन्न हो रही थी और कुछ निर्माण कार्य अभी भी चल रहे थे। तो न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चला था इस चीज़ के बारे में, तो मैंने बैठक रखी और सबको सूचित किया कि अब जो भी निर्माण कार्य चल रहे हैं या फिर स्टार्ट करने वाले वो कोई भी निर्माण कार्य नहीं कराएगा। और कुछ लोगों को पता ही नहीं कि उनकी ज़मीन नजूल की है कि नगर पालिका की है, तो उसके लिए हम जांच करा के अगर नजूल की ज़मीन है तो उसके लिए निर्धारण करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। और आने वाले फेस्टिवल को देखते हुए ये चीज़ें हमने अभी यहाँ मीटिंग रखी। लालबर्रा नगर मुख्यालय में स्थित तहसील कार्यालय में 20 सितंबर को BLO कार्य में संलग्न शिक्षकों के द्वारा एकजुट होकर जिला कलेक्टर के नाम तहसीलदार इंद्रसेन तुमराले को ज्ञापन सौंपा गया। शिक्षक मुनेन्द्र सिलेकर ने बताया कि शिक्षा विभाग में मध्य प्रदेश भोपाल व राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा शिक्षकों को शैक्षणिक कार्य के अलावा अन्य कार्य में संलग्न न करने हेतु बार बार आदेश प्रसारित किए गए। BLO का कार्य चल रहा है, उसमें घर घर जाके हमको मतदाता का वेरिफिकेशन करना है और अभी स्कूलों में तिमाही परीक्षा सभी जगह चल रही है, साथ साथ दक्षता उन्नयन का भी कार्यक्रम चल रहा है। तो अभी हम लोग पूरा समय जो है हमारे शैक्षणिक कामों में दे रहे हैं, इसलिए अभी ये वाला जो कार्यक्रम है इसको अभी हम लोग करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं है, क्योंकि भोपाल की जो टीमें आ रही है वो सीधे कार्यवाही हो रही है दक्षता उन्नयन के संबंध में। इसलिए इस कार्यक्रम को हम या तो बाद में करें या कलेक्टर महोदय से ऐसा निवेदन करेंगे कि हमें इससे कार्यमुक्त करें और अन्य विभाग के कर्मचारियों को इसमें लगाएं। तहसीलदार इंद्रसेन तुमराले ने बताया कि शिक्षकों के द्वारा BLO कार्य से मुक्त कराए जाने हेतु ज्ञापन सौंपा गया है, जिसके संबंध में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वो शिक्षक BLO कार्य में लगे हुए हैं, सभी शिक्षकों ने हमको BLO कार्य से मुक्त किया जाएगा कि ज्ञापन दिया है। इसका मुख्य कारण यह है कि इनका ये कहना है कि BLO के कार्य के साथ साथ हमारी शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं, जिसके कारण से ही ये कार्य से मुक्ति चाह रहे हैं। सर आप क्या एक्शन लेना चाहिए? ये जिला कलेक्टर महोदय के नाम से ज्ञापन है, तो विधिवत इनका ज्ञापन जो है कवरिंग लेटर के साथ कलेक्टर महोदय।
लालबर्रा ग्राम पंचायत पांढरवानी लालबर्रा के पंचायत भवन में 21 सितंबर को अनुविभागीय अधिकारी संदीप सिंह, तहसीलदार इंद्रसेन तुमराले व ग्राम के युवा सरपंच अनिश खान सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों, व्यापारियों व दुकानदारों की मौजूदगी में नगर मुख्यालय के कायाकल्प हेतु बैठक आयोजित की गई। सरपंच अनिश खान के द्वारा प्रशासन के द्वारा मुख्य मार्केट को व्यवस्थित करने हेतु 4 सीमेंट कंक्रीट सड़कों के निर्माण की कार्ययोजना बनाए जाने की जानकारी दी, जिसके पश्चात उपस्थित जनप्रतिनिधियों, व्यापारी बंधुओं व दुकानदारों से सुझाव व आपत्तियां पूछी गई, जिसमें सर्वसम्मति से नगर मुख्यालय के कायाकल्प हेतु समस्त व्यापारियों व दुकानदारों ने व्यवस्थित सीमेंट कंक्रीट सड़क के निर्माण हेतु स्वेच्छा से अपनी अपनी दुकानों के सामने किए गए अस्थायी अतिक्रमण को हटाए जाने की सहमति प्रदान की। स्थिति बनी हुई है, बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड हो गई है, सकरी रोड हो गई है। आप व्यापारी गढ़ हो, किसी की दुकान है लाश में पड़ती है, किसी की। धन्यवाद। किसान भाई भी तैयार है। तो रोड बनने के बाद इन पक्की दुकानों का निर्माण करके पक्के हम इन लोगों को पट्टे प्रदान करने में मदद करेंगे। इस उद्देश्य से माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार लालबर्रा का सौंदर्यीकरण करने हेतु यहाँ की यातायात व्यवस्था और आम जनता को जो सड़क की जो समस्या जा रही थी उसको लेते हुए माननीय एसडीएम साहब जी के द्वारा यह बैठक आयोजित की गई, जिसमें समस्त हमारे इस क्षेत्र के प्रबुद्ध नागरिकगण और व्यापारीगण यहाँ उपस्थित थे और सभी लोगों ने एक मतेन होकर, एक राय होकर सबने ये कहा है कि यहाँ पर लालबर्रा नगर के जो मार्केट है, मुख्य मार्केट बाजार है स्थल, जहाँ इन लोगों की दुकान लगती है, यहाँ तक के सीमेंट सड़कों का निर्माण होना चाहिए, जिससे कि आवागमन की सुविधा हो सके, हमारी सफाई वाहन अंदर तक जा सके और इनका सब लोग एक मतेन तैयार हैं। एसडीएम संदीप सिंह ने बताया कि व्यापारियों के साथ बैठक की गई है। हमें नगर के कायाकल्प हेतु जो रोड पहले से मौजूद है उसका चौड़ीकरण करना है, क्योंकि रोड संकरी है और दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या बढ़ रही है, उससे जनता को समस्याएं हो रही है। साथ ही दुकानदारों ने अपनी दुकान के बाहर 10 से 15 फीट आगे बढ़ा लिया है। दुकानों के सामने ग्राहक अपने वाहनों को खड़ा करते हैं। यहाँ पे लालबर्रा और ये जो पंचायत है यहाँ पे आज मैं आया था, सरपंच जी और बाकी सब व्यापारियों के साथ आज बैठक की। बैठक इस परिप्रेक्ष्य में थी कि जो रोड हमारे पहले से चली आ रही है उसको चौड़ीकरण करना है। रोड अभी क्या है, सक्रिय वाहन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहे हैं और इससे क्या है, जनता को समस्या हो रही है। और जो साथ में उनसे लगी हुई दुकानें, तो दुकानदार क्या कर रहे हैं कि 10 मीटर, 5 फीट, 20 फीट, 15 फीट अपने हिसाब से दुकानों को आगे बढ़ा लिए। इससे रोड में ट्रैफिक जाम होने की समस्या बढ़ रही है और दुकानदार के सामने काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मोटरसाइकिल, साइकिल और जो ग्राहक आते हैं वो अपनी जो व्हीकल्स है वो उसको खड़ा करते हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में यहाँ बैठक ली गई कि रोड का जो चौड़ीकरण है वो हम कर दें। तो इससे क्या होगा कि दुकानें जो आगे बढ़ी हुई हैं, सबसे पहले तो वो दुकानदार जितने अपनी थोड़ी थोड़ी दुकानें आगे बढ़ा रखी हैं उसको पीछे करें और रोड हम चौड़ी कर दें। इससे यातायात सुविधाजनक हो जाएगा और जनहित में ठीक रहेगा, जनता को समस्या नहीं आएगी। तो इसके लिए 3 रोडें हैं उनको चिन्हित किया गया। एक तो बस स्टैंड के सामने वाली जो रोड है उसको चिन्हित किया गया। दूसरा जो बस स्टैंड की तरफ से एक रोड पंचायत भवन में आती है, काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है, ये है। और मंडी के पास 3 रोडें हैं। तो इन ये जो 5 रोडें हैं लगभग, तो इन पे हम अभी काम करना शुरू करेंगे। तो इनके लिए निर्देशित कर दिया गया कि सभी व्यापारी वर्ग के साथ अभी हम बैठक किए, सरपंच जी वगैरह साथ में थे, तो सब सहमत हैं। चलते चलते एक नज़र आज के हेडलाइंस पर एक बार फिर। बालाघाट एक्सप्रेस ने पूरे किए सफलतम 10 वर्ष, केक काटकर रोटरी क्लब ऑफ टाइगर ने दी बधाई। राज्य सरकार ने बढ़ाए पेट्रोल डीजल के दाम, जिले वासियों में दिखा आक्रोश। शनिवार को अलग अलग घटनाओं में 3 की मौत, लालबर्रा, बगदर्रा और बुदबुदा में हुई घटनाएं। नैनपुर और पादरीगंज के बीच दौड़ी ब्रॉडगेज, 5/2020 तक शुरू हो सकती है बालाघाट जबलपुर ब्रॉडगेज।
वारासिवनी में लीजधारियों को निर्माण कार्य करने पर रोक, जांच के बाद मिलेगी अनुमति। पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल के आगमन से पूर्व जिले में बांधी एक बार फिर पर्यटन विकास को लेकर उम्मीदें। वारासिवनी के नांदगांव पोटेझरी में तेंदुए की दहशत, 15 दिन से लगातार गांव में देखा जा रहा है तेंदुआ। किसानों की मांग पर जिला प्रशासन ने शुरू किया भटेरा और कुमारी गांव में दोबारा फसल का सर्वे। और बालाघाट इंग्लिश स्कूल की अनोखी पहल, स्कूल में पढ़ना है तो साइकिल से आना होगा। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। Thank you.